क्वेश्चन ही नहीं है। एक जोन में एक जेडएम काम करता है, दो करते हैं? अरे जोन में 2 जेडएम होते हैं, एक होता है। लेकिन अगर एक जोन में 2 जेडएम लग जाए तो कैसा होता है? और जनरल कैटेगरी के जेडएम की पावर सारी छीन करके शेड्यूल कास्ट के जेडएम को दे दी जाए तो कैसा लगेगा? दिल्ली के अंदर एक अनूप कुमार नाम के जोनल मेजर थे, हेमंत भार्गव जो करंट इंचार्ज थे, उनकी आंखों के तारे थे, और उसके बावजूद भी दिनेश भगत जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के जेडएम थे, उनको विशेष मामले के तहत कोलकाता से ट्रांसफर कराया गया। दिल्ली के अंदर उनको एडिशनल जोनल मेजर की जिम्मेदारी दिलाई गई और सारे काम जो जेडएम इंचार्ज के थे वो दिनेश भगत एडिशनल जोनल मेजर को दिला दिए गए। अनूप कुमार ने हमसे पूछा कि मैं एसडीएम लखनऊ था, आपने जो भी मुझे आदेश किया चौधरी जी, मैंने कभी आपको जो कहा मैंने किया। मेरे से कहां गलती हो गई कि आपने मुझे जेडएम इंचार्ज होते हुए मेरी ये पोजीशन कर दी कि मुझे कोई एसडीएम नमस्ते नहीं करता, मुझे कोई एसडीएम रिपोर्ट नहीं करता, और जो आपने अपने समाज के अधिकारी को बिठाया है सारे एसडीएम वहीं जाते हैं, वहीं बात करते हैं। तो मेरा तो अब ये अप्रैल के बाद दिसंबर तक टाइम काटना मुश्किल हो गया। एक जोन में कितने चीफ इंजीनियर होते हैं? एक। और अगर किसी जोन में 2 चीफ इंजीनियर लग जाए तो कैसा लगेगा? दिल्ली जोन में 2 चीफ इंजीनियर सुमन और अशोक कुमार, 2 चीफ इंजीनियर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लगा दिए गए। जैसा अभी बताया शैलेंद्र जी ने 8 में 4 जेडएम। आज भी आपके इंडिया में 8 में 3 जेडएम इंचार्ज काम कर रहे हैं। कानपुर का जेडएम SC/ST, कलकत्ते का जेडएम SC/ST, भोपाल का जेडएम SC/ST। और भोपाल का जो जेडएम है वो तो आपके संगठन का पदाधिकारी भी है, आज से नहीं है 25 साल से पदाधिकारी। जब वो LIC में डबल आया था, डबल बनने के बाद में वो आज तक आपके संगठन का पदाधिकारी है। और 2013 का तालकटोरा स्टेडियम में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कौन कौन लोग गए थे उसमें हाथ उठाइए। आपने धर्मपाल को, राजेश कुमार को और LC पीपल को मंच का संचालन करते हुए देखा था, हाथ उठाइए। बात सही है गलत है? सही है। अरे सही है, सही है। ये सब लोग सभी LC पीपल साहब दिल्ली 1 के एसडीएम इंचार्ज लगे, जबकि वेणुगोपाल MD ने कहा कि मैं जो संदीप कुमार हैं उनको मिनिस्ट्री ने कहा है DO1 का एसडीएम लगाने की। मैंने कहा उस मिनिस्ट्री के अधिकारी का मुझे बता दिया नाम, मैं उससे बात कर लेता। 1.5 घंटे की चर्चा के बाद तय हुआ कि संदीप कुमार DO3 के एसडीएम लगेंगे और LC पीपल साहब दिल्ली DO1 के एसडीएम लगेंगे, जो कि भारत का एक प्रेस्टीजियस डिवीजन माना जाता है। अब सवाल यह है कि संगठन अपना काम तो करता है, लेकिन ये अधिकारी पद पर आने के बाद ये क्या करते हैं? ये सवाल आप सब मुझसे पूछते हैं। इनमें एक भी आदमी समाज के लिए ईमानदार नहीं है, सब बदमाश और बेईमान है, सारे के सारे। जैसे दिनेश भगत को सारे रूल तोड़ करके एक जेडएम इंचार्ज होने के बावजूद दिल्ली का सारा ताज उसको दे दिया गया। उस आदमी ने आपके समाज के 80 लोगों को चार्जशीट किया। कितने लोग किया? 80 लोगों को चार्जशीट। और उसके बाद क्या हुआ? संगठन की ताकत देखिए कि 80 लोगों को जो लेटर दिया गया, उन 80 लोगों ने उस लेटर का जो जवाब दिया उसमें लिखा कि ये एट्रोसिटी है, इस लेटर को तत्काल प्रभाव से वापस करने, वरना आपके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। वो लेटर 3 साल में कहां चला गया पता नहीं लगा, लेटर हवा उड़ गया। लेकिन एसडीएम जो था दिल्ली DO3 का जोली, वो एसडीएम से हटाया गया, उसको ZTC लगाया गया, उसे चार्जशीट की गई। अभी रिटायर हुआ, उसके बेनिफिट आज तक उसे नहीं गए। बात समझ आई? जितने भी सीनियर बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी का त्यागी भाग गया, वो मेजर PR भी भाग गई, क्योंकि उनको आपसे कोई लगाव नहीं है जी। ये आपका भ्रम है कि मेरे एसडीएम से बहुत बढ़िया संबंध है। दुनिया का वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी मानता हूं जो ये मानता, ये कहता है कि मेरे एसडीएम साहब से तो मेरे घरेलू सब। अबे नालायक, कभी SC/ST के जनरल के संबंध हो ही नहीं सकते। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था, और मैंने वहां देखा कि मेरा नाम KP चौधरी से KPG कर दिया गया, क्योंकि पार्टी जाटों की थी। चौधरी तो जाटों का ही, भाई ऐसा है कि शायद उनकी ठेकेदारी है कि वही चौधरी हो सकते हैं।
तो मेरा नाम केपी चौधरी से केपी जी कर दिया गया। उसके बाद जब पार्टी के अंदर मैंने देखा कि यहाँ तो डॉक्टर अम्बेडकर का कुछ सम्मान नहीं, यहाँ तो एससी आयोग को हरिजन आयोग कहा जा रहा है, एससी पदाधिकारियों को किसी को केपी चौधरी के अलावा मंच पर नहीं बैठाया जाता और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता और उनके साथ में जाति के आधार पर बदतमीजी होती है। तो सारा विषय हमने पार्टी अध्यक्ष के लिखित में संज्ञान में हम लाए अपने सिग्नेचर में। पार्टी अध्यक्ष ने कहा चौधरी जी राजनीति में सब चलता है। हमने कहा तुम्हारे यहाँ चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं चलता। जहाँ मेरे बाबा साहब का सम्मान नहीं, मेरे समाज का सम्मान नहीं, ऐसी पार्टी में एक सेकंड रहना पसंद नहीं करूंगा और मैंने लिखित में त्याग कर दिया। अपने समाज की पार्टी सबसे बड़ी और जो हमारी चॉइस की पार्टी है, हम सब जानते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी को विश्वास करते हैं सारे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो हालात हैं, वो हालात इस समय जो मैंने नोट किया है कि एक आदमी एक डंडा ले रखा किसी आदमी ने, उसने एक बात कह रखी है कि बहन जी बैठी रहना, खड़ी मत हो जाना। बहन जी बैठी रहना, खड़ी मत हो जाना, अगर खड़ी हो जाओगी तो देखो फिर दिक्कत हो जाएगी। और एक से कह रखा है कि तुझे टाइप 8 बंगला दे दिया, तुझे 2000 वोट नहीं मिली एमएलए की, तुझे हमने लोकसभा का सांसद बना दिया, तेरे को Y+ सिक्योरिटी दे दी। अगर तूने उछल कूद में कमी करी तो डंडा सामने, जितना कूदता कूद, समाज को बांट, दोस्तों बांट, तोड़ समाज को। बात को समझ में आई नहीं आई? एक आदमी को काम दे रखा है उछल कूद कर सरकार को उल्टा सीधा बोल, समाज को दोस्तों में तोड़, और एक को कह रखा है कि भाई आप बैठ ही रहना, बस आप देखो आप बैठ ही रहो, हम आपको कुछ कह थोड़े रहे। हमने अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया ना भेज दिया, हमने उसकी सरकार के 5-5 लोगों को जेल भेज दिया तब भेज दिया जबकि उनके खिलाफ कोई मसला नहीं था। क्यों जी? तो सरकार के हाथ तो बड़े लंबे हैं। तो एक जगह कहा जा रहा है कि चुप बैठे रहो आराम से, और एक से कहा जा रहा है उछल कूद करो, जिससे शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश का 2 हिस्सों में फट गया है। इसमें नुकसान किसका होगा? किसका होगा? थोड़ा सीखा, परिवर्तन हुआ तो बात तो कहनी है, लेकिन वो हंसते हंसते कह देनी है कि भाई साहब जरा देख लीजिएगा, अगर इसमें सुधार हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब आई बात बाबा साहब के घर बनने की। बाबा साहब का घर बनाने के लिए हम कल भी कृत संकल्प थे, आज भी कृत संकल्प हैं और कल भी कृत संकल्प होंगे। हमने बताया कि हमने उत्तर प्रदेश शासन में उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले दिनों सेक्टर 20 जो हमारा यमुना एक्सप्रेस वे है, वहां पर अभी जो जगह निकली थी हमने उसमें अप्लाई किया था। अप्लाई करने में वो जगह 1150 मीटर थी। जो हमने कौशाम्बी में मकान लिया, प्लॉट लिया था, वो 500 गज का था, 418 मीटर का था। लेकिन टेक्निकल कारण ये रहे कि हमारे लोग 1.5 करोड़ रुपए की बेईमानी कर गए। उसमें एक इंदौर के सेक्रेटरी को हमने जेल भेज दिया। हमने अभी चंडीगढ़ का जो सेक्रेटरी था उसे जेल भेज दिया। उसके बाद में अभी एक और गांधीनगर का सेक्रेटरी जेल जाने वाला है। तो जिन लोगों ने संगठन का पैसा खाया था उनको हमने जेल भेज दिया और वो अब अपनी नौकरी से सस्पेंड भी हो गए। और उनका जो मामला था आप समझ सकते हैं जेल जाने के बाद उनका क्या हाल होता है। तो 1.5 करोड़ रुपए की बेईमानी होने के कारण, पैसे का इंतजाम 5 करोड़ 65 लाख न होने के कारण हम उस प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन इतना जरूर है कि हम अपने संगठन के पैसे को बचाने में निश्चित रूप से कामयाब हो गए। इसके साथ साथ हमने मेरे विकल्प देखा सरकार का। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह निकाली है, प्लॉट निकाले हैं, तो हमने उस प्लॉट को अप्लाई किया है। उसमें 14.5 लाख के आसपास उसमें जमा हो गया है और उम्मीद यह है कि हम उसमें क्वालिफाई कर गए हैं। और उम्मीद यह है कि जो इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में बाबा साहब अम्बेडकर आशीर्वाद देंगे और वो 11,250 जो मीटर की जगह है, जो सेक्टर 20 यमुना एक्सप्रेस वे पर है, जो आपके फिल्म सिटी के बिल्कुल बराबर में है, कॉर्नर का वो प्लॉट है। तो हमें उम्मीद है कि इंटरव्यू होने पर हमें वो जगह मिलेगी और उस जगह की कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं है, करीब 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख के आसपास की जगह। वो 500 मीटर की जो जगह थी उसका कॉस्ट थी 5 करोड़ 65 लाख। ये 1150 मीटर की जगह है, इसकी कॉस्ट बैठेगी 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 55 लाख के आसपास। तो ऐसा है कि जल्दी हमें उम्मीद है कि ये जमीन हमारे संगठन के नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। और जैसे ही रजिस्टर्ड होगी तो पूरे देश में आपको पेपर दिए जाएंगे। और जब आपको पेपर मिले तो मेरा निवेदन है उस समय पर आप लोग एक जरूर सहयोग करें। एक सहयोग जरूर करें जिन लोगों ने इस विषय में नेगेटिविटी फैलाई समाज में, जिन लोगों ने संगठन को, समाज को बदनाम करने की जो है ना कोशिश की है, आप अपने सोशल मीडिया पे अपने उस प्लॉट की रजिस्ट्री के कागज को पूरे देश में सर्कुलेट करें, जिससे कि वो लोग शर्मिंदा हो जिन्होंने काम किया है कि उन्होंने क्या किया कि संगठन को बदनाम किया और अपने आप को कमजोर करने का काम किया। अब जब ये रजिस्ट्री हो जाएगी आपके नाम पर तो उसके बाद में एक माइलस्टोन बनेगा
1150 मीटर जगह मेरा ख्याल है जस्ट डबल के आसपास हो गई, बल्कि 2.5 गुनी हो गई जगह। और उसके बाद में कॉर्नर का प्लॉट है, उसके सामने ग्रीन बेल्ट है, उसके आगे नहर है, उसके आगे फिर ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद बहुत बड़ा, मतलब ये समझो बहुत सुंदर जगह है। और हमारी कोशिश है कि ये जगह बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से हमारे संगठन को मिलेगी और उसमें हम बाबा साहब का भवन बना के समाज को डेडिकेट करेंगे। साथियों, आईएएस बनते लोग, आईपीएस बनते, एमपीज बनते, मिनिस्टर्स बनते, लेकिन क्योंकि अपने दम पर नहीं बनते। कोई भी एमपी 131 में आपके रिजर्वेशन की आवाज उठा रहा है, कह रहा है कि 40 लाख लोगों में 30 लाख लोग रिटायर हो गए, अब रह गए केवल कितने, 10 लाख। कोई आवाज उठा रहा है? हमारे जैसे लोग तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या लोकसभा के 131 सांसद आवाज उठा रहे हैं? मेरे ख्याल जवाब क्या है, उसका जवाब क्या है? नहीं। जवाब क्या है? कोई आईएएस और आईपीएस, कोई भी आईएएस और आईपीएस क्या आपसे मिलने में रुचि रखता है? क्या आपकी समस्या को सुनता है? क्या उसका समाधान करता है? और दूसरा सुनिए, जो LIC के अंदर जो जेडएम और एसटीएम काम कर रहे हैं, वो भी आपके साथ में बराबर दूरी बनाकर रखते हैं, वो भी आपके साथ में, उनका कोई प्रेम और स्नेह मुझे नजर नहीं आता। मेरी बात से कितने सहमत, हाथ उठा के बताइए। उनका भी कोई प्रेम स्नेह नहीं है। वो जनरल के काम ज्यादा करते हैं, शेड्यूल कास्ट का काम नहीं करते। वो शेड्यूल कास्ट को कहते हैं मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, वो ऐसे जेडएम और एसटीएम देखेंगे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, चौधरी साहब मैं भी शेड्यूल कास्ट, तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। आज एक कानून हमने छांटा है, शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी अगर शेड्यूल कास्ट के खिलाफ काम करेगा उस पर भी एट्रोसिटी एक्ट लग करके जेल जाने का प्रावधान संविधान में बाबा साहब लिख कर गए हैं। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और ऐसा कोई शेड्यूल कास्ट का अधिकारी बदतमीजी करेगा उसको भी मैं विनय साहा, एसटीएम जबलपुर, उसने एक HR तरवरे एबीएमसीएस की सीआर में लिखा, he should not be promoted in coming 6 and 7 years as he threat to go to हरिजन थाना, as he belongs to SC category and he threat to go to हरिजन थाना। उस समय सीआर दिखाने का प्रोविजन नहीं था। फिर आरटीआई आई, आरटीआई के माध्यम से सीआर निकलवाई 4-5 साल बाद, और उसके बाद जब सीआर निकलवाई तब तक विनय साहब प्रमोशन लेकर के पटना जोन का जोन मैनेजर बन गया था। उसकी FIR मैंने कराई। FIR कराने के बाद पटना की जबलपुर की पुलिस पटना उसे पकड़ने गई, वो वहां से भाग गया, 3 महीने तक गायब रहा। तब जो वहां का चेयरमैन LIC का TS विजयन था, उसका फोन मेरे पास आया, बोला कि चौधरी साहब एक जेडएम अरेस्ट होगा, क्या संदेश जाएगा। HR तरवरे की सीआर मैंने ठीक कर दी है, उसका मैं प्रमोशन कर रहा हूं एज स्पेशल केस, मैंने उसका ऑर्डर कर दिए हैं, कृपया करके आप जो है इस FIR को वापस करिए। HR तरवरे की सीआर मिड टर्म में ठीक हुई, मिड टर्म में HR तरवरे का प्रमोशन हुआ, वो ब्रांच मैनेजर बना, और उसके बाद में हमारे बिना कहे, जब तक हमने उसे आदेश नहीं दिया, उससे पहले तरवरे ने उसकी FIR वापस कर दी। मैंने क्या समझा आपको, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसका प्रमोशन, उसकी सीआर ठीक हुई, चेयरमैन ने अपनी पावर एक्सरसाइज करके मिड टर्म में उसको ब्रांच मैनेजर बनाया, उसकी समस्या हल हुई, और उसने हमसे बिना पूछे ही, जबकि चेयरमैन हमसे खुशामद कर रहा था कि भाई साहब, चौधरी साहब यार ये जेडएम जेल जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी, आप प्लीज कम से कम यार इसको मैनेज करिए, मैं ये 2 काम आपके कर देता हूं। और उसके काम हुए और बंदा गया और जाकर के चुपचाप अपनी FIR को लिख कर दिया। तुम्हारे अंदर भी ऐसे बहुत सारे बैठे होंगे, यहाँ जो बैठे हैं इनमें बहुत सारे ऐसे होंगे, और मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ, मैं इसी समाज में पैदा हुआ हूँ। अरे मैं भी तो शेड्यूल कास्ट ही हूँ, मेरा नाम तो चौधरी लिखा गया, बात अलग है, बट हूँ तो शेड्यूल कास्ट, और 24 कैरेट का प्योर शेड्यूल कास्ट बना जाता तो आपको मैं भी जानता हूँ, आप मुझे भी जानते होंगे। यहाँ जितने बैठे हैं उनमें ज्यादातर ऐसे ही है, वो लिख के दे देंगे जैसे मेरा काम हुआ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। उन्हें इस बात का आभास नहीं हुआ कि अगर ये मामला आयोग में नहीं उठाया जाता, आयोग अगर जबलपुर पुलिस को डायरेक्शन नहीं देता और FIR दर्ज अगर नहीं होती, तो क्या HR तरवरे की सीआर ठीक होती, क्या उसका प्रमोशन होता? नहीं। लेकिन ऐसा है कि उसने अपना काम निकाला और सुलपैया यार किसके दम लगा और खिसके। और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं अपनी समीक्षा करना, आप में कितने लोग इस टाइप के हैं, सुलपैया यार किसके, सुलपैया यार किसके दम लगा और खिसके। ये मैं कहावतें इसलिए सुनाता हूँ कि थोड़ा लोगों को याद रहती हैं और ज्यादा चोट भी नहीं करती है। तो सीधे अगर किसी का नाम ले दो, सीधा नाम ले दो तो थोड़ा दिक्कत होती है ना किसी को, तो इसलिए इनडायरेक्टली बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको जोड़ के भी रखना है, आपको साथ भी लेके चलना है, आपका साथ लेना भी है, देना भी है। अगर आप बिदक जाएंगे तो आप भी भाग जाएंगे तो फिर और दिक्कत खड़ी हो जाएगी समाज के साथ। कोई यहाँ इस सभा में कोई ब्राह्मण तो नहीं होगा,
ये सभा में इतने लोग बैठे, सैकड़ों लोग बैठे, इसमें एक भी ब्राह्मण नहीं होगा, एक भी जाट नहीं होगा, एक त्यागी नहीं होगा, जनरल कैटेगरी एक आदमी नहीं होगा। जितनी भी सभा है इसमें जितने भी लोग होंगे सारे हमारे समाज के SC ST और बाबा साहब के अनुयायी यहाँ बैठे हुए। ये बात सही गलत है? अब इनमें जो कमी है उनको ठीक करना है, इनको कमी को ठीक करना है। अगर आप ऐसा है कि इनको भी भगा दोगे तो फिर मूवमेंट कैसे चलाओ, ये भी समस्या है इस मिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आप अपने जेडएम नहीं बनाते तो मुसीबत, और बनाओ तो मुसीबत, SDM नहीं बनाते तो मुसीबत, बनाओ तो मुसीबत। ये बात सही गलत है? अपना चीज नाम बनाओ तो मुसीबत, और बनाओ तो मुसीबत। हमसे बहुत सारे लोग हमसे लड़ता रहता, सुरेश आपने मैंने PR हटवा दो इसको। अब मैं कहता हटा दे, अब RMPR शुरू कास्ट, ZM भी शुरू कास्ट, अब मेरी बात समझे, MD पर्सनल भी शुरू कास्ट, और तीनों आदमी शुरू कास्ट के थे पिछले दिनों में। यानी के जो MD पर्सनल था सतपाल, वो भी जो है, समझने बात है, वो भी SC ST, ZM जो है नेगी वो भी SC ST, RMPR जो है ममता मीना वो भी SC ST। अब मैंने कहा यार ये लेडी परेशान कर रही है, रिटायरमेंट है एक तरफ कर दो। उन्होंने कहा अरे भाई साहब आप कैसे नेता हो यार चौधरी साहब, आप बताओ बेचारी गरीब बेचारी इस लेडी को आप परेशान कर रहे हो काम है। अब ये सुरेश की समझ में नहीं आई बात। अच्छा ही अब मैं क्या कहूँ से, मैंने कहा यार भाई ये जनरल वाली होती तो हट जाती, ये शुरुआत से इसलिए नहीं हट पा रही। ये बात सही गलत है? लेकिन उसने भी जो सहयोग करना चाहिए था उस लेडी ने सहयोग नहीं किया। जब वो एटा में थी, AO थी, जब उसके साथ जायजती हो रही थी तब वो दिल्ली भी आई सुरेश को लेकर के, और उसकी एटा में हमने मदद की। उसके बाद में उसके साथ न्याय हुआ और फिर वो कंफर्टेबल जोन में आ गई, प्रमोशन पे DM बन गई, DM PNIR भी बन गई, और बन करके वो संगठन के एक हमारे जाबाज साथी सुरेश को और हमारे बाबा को परेशान करती रही। चलो अब तो रिटायर हो गई, अब तो उसका कोई जिक्र करना ठीक नहीं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सामान्यतः 40 साल के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने जो अनुभव प्राप्त किया मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक मीना अगर IPS होगा, अगर मीना को IPS होगा, अगर मीना को IAS होगा, और उसका चपरासी मीना उसके पास मिलने जाता है तो भाई साहब वो उसको बैठाएगा, उसको पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, खाना खिलाएगा, उसका काम करेगा। कोई मीना बैठा है इस समय? कोई है? अरे कोई मीना है इस समय? नहीं। किसी भी मीना IAS के पास चले जाओ, किसी भी मीना के पास चले जाओ मिनिस्टर के यहाँ, वो अपने लोगों को बैठाता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, उसका काम करता है। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग ये काम करते हैं? करते हैं? अरे करते बोलो, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। कुछ करते हैं सर। कितने %? 0.5% हो, 4-5% तो करते हैं। 4-5% नहीं करते। मैं कहता हूँ ये 0.5 का डाटा जो बताया ना ये भी ज्यादा मेरे हिसाब से। 0.5 बोल रहे हो ना, 0.5% भी अगर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात, समझे? उनके अंदर जो चीज होती है, 2 चीज का सावधानी बरतते हो, वो 2 चीज की सावधानी बहुत बरतते हैं। उनकी सावधानी बताओ क्या क्या होती है? उनकी सावधानी ये है कि शेड्यूल कास्ट की अगर आदमी से मिल लिए तो मेरा ऊपर का अधिकारी क्या सोचेगा, नीचे का क्या सोचेगा? समझो बात को। मेरे ऊपर जो बैठा है अगर यार इतना SC ST के लोगों को बैठाता रहता है, क्या बात है? और नीचे वाला कहेगा मैंने दिया यार SDM के लिए, अच्छा है ये बड़ा फेवर कर रहा है अपने लोगों का, ठीक है। और ऊपर ZM बैठा जनरल का, वो कहेगा अरे ये आगरा का सीनियर DM जो है, अरे यार जो बहुत शुरुआत का बड़ा, तो ये तो अपने लोगों का बड़ा फेवर कर रहा है। तो ऊपर वाले से भी डरता है और नीचे वाले से भी डरता है, इसलिए क्या करता है अपने लोगों से दूरी बना लेता है। बात समझ में आई नहीं आई? कलेक्टर की पोजीशन भी बिल्कुल सेम ही है। अगर कलेक्टर की लगा हुआ है तो वो शर्मा जी से घिरा होगा, त्यागी से घिरा होगा, और मंत्रियों की हालत तो ये कि उनके स्टाफ में 100% लोग ब्राह्मण और RSS के लोग लगे हुए हैं। उनके स्टाफ में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है। किसी भी मिनिस्टर के शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर के स्टाफ में एक भी आदमी SC ST का उसके स्टाफ में नहीं है, एक भी नहीं। बात समझ में नहीं आई? और पता लगा ये दुबे जी हैं, ये चौबे जी हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन साहब का नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते। उनके यहाँ जो स्टाफ में लोग हैं वो 100% सारे के सारे एक ही जाति के हैं, तिवारी और दुबे। समझ में बात नहीं आई? तो भाई मेरे ऐसा है, अब उनकी पावर जो है एक्सरसाइज कौन करते हैं? PA-PS करते हैं, जो मिनिस्टर सारा काम करता नहीं है। अब PA-PS कौन है? वो दूसरे लोग हैं, तो बट नेचुरल है। SDM सेक्रेटरीट के अंदर इस बात का है कि SDM के सेक्रेटरीट में शेड्यूल कास्ट SDM और ZM के सेक्रेटरीट में आपसे पूछता हूँ स्टाफ जो देखता है सारा काम कौन? जनरल कैटेगरी का होता है 100% या SC ST होते हैं उसमें? 100% जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं। अरे बोलो भाई बताओ, तुम्हें गेस्ट हाउस रिजेक्ट होता है, तुम्हारा नहीं होता? 100% रिजेक्ट होता है यार, क्या बात है?
अरे बोलो, ईमानदारी की बात करो ना। होता है? पता नहीं होता। करने वाला कौन होता है? जेडएम नहीं होता, एसडीएम नहीं होता, वो जो सारा पीए बैठा है वो सारा रिजेक्ट करता है। बात को समझ में आई नहीं आई? फिर एक चिट्ठी जाती है, कहाँ फोन जाता है सुकार राम जी से, अरे वो ऐसे ऐसे भाई साहब गोवा जा रहे हैं, वो समझे बात, बच्चे उच्चे हैं थोड़े साथ में, देखिए। थोड़ी देर बाद गोवा का एसडीएम कंफर्मेशन भेज देता है, क्या कि आपका गेस्ट हाउस बुक कर दिया गया है। एक इंस्पेक्शन के अधिकारी थे, इंस्पेक्शन करने के लिए गए, हमारे वो सेक्रेटरी फाइनेंस है इससे, वो बोले कि यार ये आदमी साला कल भी नहीं था, कल भी गायब था, और ये आज भी गायब है, कौन है आदमी? कहते सर इसके बारे में प्लीज आप प्लीज इसके बारे में सवाल ना करें आप। उसने कहा सवाल क्यों ना करें, क्या बात है, ये आदमी कल भी सीट पर नहीं बैठा हुआ था, आज भी आया था और फिर भाग गया। कह रहे सर इसके बारे में आप प्लीज, सॉरी सर। कह रहे यार बताओ कौन है यार, इसकी क्या क्वालिटी है? कहते सर ये चौधरी जी का आदमी है, इसलिए हमें सब कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए चौधरी जी के नाम का दुरुपयोग भी करते हैं। बात समझ में आई नहीं? दुरुपयोग जानते हो कि तुम्हारा जो एमएम है, तुम्हारा जो एसटीएम है, एक जो एसटीएम है या जो जेडएम है, वो डायरेक्ट सारी चीजों को हैंडल नहीं करता, उसके पीए पीएस के थ्रू बहुत सारी चीजें हैंडल होती। तो जब आपका गेस्ट हाउस रिजेक्ट होके आता है, उस समय ईमानदारी से बताना, आपको दुख होता है खुशी होती है? बताइए मुझे। एक सीनियर ब्रांच मैनेजर थे, वो बोले कि साहब इस एबीएम सेल्स ने मुझे बड़ा दुखी कर रखा, परेशान कर रखा है। एसटीएम ने बोला एमएम से इसे लेटर दो, तुरंत लेटर, अभी लेटर दो। अब वो सीनियर एबीएम ने बता दिया, एमएम बोला कि सर एक आपको मुझे नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, आप इसे लेटर दीजिए। और सीनियर एबीएम ने कम से कम गुस्से में 4, 5, 6 बार बोला जैसे लेटर इशू करो। एमएम बोला सर वो तो हम कर देते हैं जैसा आप कह रहे हो, लेकिन एक आपसे मुझे सबमिशन करना था। कह रहे हाँ बोलो। कह रहे सर ये एबीएम से चौधरी जी, अरे नहीं लेटर मत, लेटर नहीं, भाई समझा, बातचीत कर समझा। ये मैं आपको हंसाने के लिए कर रही हूँ, इसे तुम रियलाइज नहीं करते, जिसे तुम लोग रियलाइज नहीं करते, ये सबसे बड़ा दर्द है। ये नौकरी डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होता तो नौकरी नहीं मिलती। पाकिस्तान में कोई शुरुआत का आदमी आईएएस नहीं है, श्रीलंका में कोई शुरुआत आईएएस नहीं है, नेपाल में कोई शुरुआत आईपीएस नहीं है। क्यों? वहां रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ, क्योंकि वहां डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं हुआ। बात को समझ में आई? अरे सही है, तुमको 22.5% का रिजर्वेशन एक वो आदमी देकर गया जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ करके प्रोफेसर नहीं बना, चाहता था प्रोफेसर बन जाता। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जो न्यूयॉर्क में गया और वहां पर पढ़ा और पढ़ करके वहां से वापस इंडिया आ गया, और हमारे जैसे तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए उसने काम किया। ये बात से गलत? अरे ईमानदारी की बात है। अगर वो नहीं लिखता लोकसभा में 25% का रिजर्वेशन, तो क्या 131 सांसद बनते? राज्यसभा में नहीं लिख पाया, क्या कोई राज्यसभा में एमपी बन रहा है क्या आपका? 250 के हाउस में 25% के हिसाब से 62 आपके एमपी बनने थे राज्यसभा में, क्या बने आज तक? अरे बोलो भाई, 25% में 25% लोकसभा में बनते हैं या 25% बनते हैं? 25 नहीं बनते। एमएलए जब चुने जाते हैं तो 25% एमएलए चुने जा रहे, वो 24% नहीं चुने जा रहे। वो लिख गया था बंदा, क्या कर गया था? लिख गया था हमारे लिए आपके लिए काम, उसे घर में आईएएस नहीं बना कोई, उसे घर में कोई आईपीएस नहीं बना क्या? उसे घर में कोई एमएलए बना ना, उसके घर में कोई मिनिस्टर बना ना। सही है गलत है? लेकिन उसने देश के हमारे जैसे आप जैसे गरीबों के लिए काम करके कितने एमएलए बना दिए, कितने एमपी बना दिए, कितने आईएएस बना दिए, कितने आईपीएस बना दिए। क्या ये निकम्मे आईएएस, क्या निकम्मे आईपीएस, ये निकम्मे एमपी, ये निकम्मे एमएलए क्या बाबा साहब के मिशन को सींचने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। अरे बोलो भाई, क्या कर रहे हैं? ये निकम्मों ने अपना घर भरा, अपने बच्चे विदेश भेज दिए, अपने कारोबार बना लिए, हजार मीटर कोठियां बना ली कि समाज के लिए कोई कहीं 100 लोगों के बैठने की जगह क्या पूरे देश में किसी ने बनाई क्या? लेकिन आपके संगठन ने
सरकार की जगह छीनी, सरकार की जगह ली। भारत की राजधानी और राजधानी का दिल क्या, कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस के अंदर 4000 स्क्वायर फीट की जगह सरकार से लेकर के उसको कंप्लीट आधुनिक जो सुविधाएं उनसे बिल्कुल लैस करा करके, एक कंडीशन लगा करके, आपकी मशीनें सारी लगा करके, प्रोजेक्टर लगा करके, उसे वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज के साथ सजा करके समाज को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी कि आप यहाँ बैठो, मीटिंग करो। 150 लोगों का हॉल डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल, 100 लोगों का हॉल सत्य रविदास मेमोरियल पार्क, कमेटी रूम, 3 हॉल आपको कनॉट प्लेस में दे दिए गए कि आओ बैठो और एयर कंडीशन में बैठ के अपने समाज की बात करो। ये बात सही गलत है? सही। बड़ा दुख होता है जब कोई एक कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे लिखता है, क्या हुआ अम्बेडकर भवन का, ला मुझे पैसे दे दे, 3 करोड़ है खाते में, 2 करोड़ 65 लाख चाहिए मुझे, आज दे दे, जो भी दे सकता है अभी लिखवा दूंगा, रजिस्ट्री करा दूंगा। 3 करोड़ खाते में है, 2 करोड़ 65 लाख शॉर्ट है। अरे लिखते समय ये भी देखो कि किसी आदमी के दिल पर क्या गुजरेगी, वो भी आदमी है ना। और 40 साल के कैरियर में आपके सामने सारी चीजें प्रूव करके दिखाई, एक चीज दिखाया। उसके बाद भी आप लोगों को जब सोशल मीडिया पे आप संगठन के खिलाफ और समाज के खिलाफ लिखते हो तो आपको शर्म नहीं आती क्या? क्या किया तुमने इंडिविजुअल, बताइए मुझे। मैं वो आदमी हूं कि आप 2 अप्रैल 2018 को बीजेपी के लोकसभा सांसद को मन से भगा देते हैं। भाई समाज की आवाज उठाई तुमने, नहीं उठाई, चल भाग, उठाया, भगाया नहीं भगाया? अरे पार्लियामेंट स्टेट भगाया नहीं भगाया? भारत के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, उसने बोला इस तरह बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। अम्बेडकर भवन में 10,000 जूते पड़े, उसपे सरकार पुलिस ने उसे बड़ी मुश्किल से बचा करके, घेरा बना करके एक सेंटेंस बोला था खाली। आज तक भारत में इतना बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं आया, इसके बाद वो बोल ही नहीं पाया, और जितने जूते थे लोगों ने सब डाल दिए। ये रिकॉर्डेड वीडियोस है भाई मेरे, जो हमारे हिस्से में आई है। LIC के चेयरमैन ने हमसे पूछा आपके खिलाफ पीएमओ से शिकायत आई है। हमने क्या शिकायत है, क्या आपने इस तरीके से लोकसभा के MP को मन से उतार दिया, नीचे उसकी पिटाई हो गई? तो हमने कहा तो बताइए आपको क्या करना है, करिए आप। कह रहे आप सजेस्ट करो। तो मैंने कहा आप LIC के चेयरमैन है, किसके चेयरमैन है? सर मैं LIC का चेयरमैन हूँ। ये घटना कहाँ घट रही है, LIC के प्रीमियस में घट रही है, बाहर घट रही है? कह रहे बाहर घट रही है। तो आप वहां के जहाँ घटना घटी वहां चेयरमैन वहां के? नहीं जी। तो मैंने जवाब भेज दो, घटना LIC को पर्टेन नहीं करती, मुझे इसमें क्या करना है? पुलिस कहे जो करे, LIC में क्या करेगा? आप समझ में आई बात? बिल्कुल। तो भैया वो मामला सब बंद हो गया, बंद होना ही था। मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये है कि देखो भैया, सवाल अब इस बात का है कि ये संगठन को मजबूत करोगे तो तुम मजबूत हो जाओगे। आज देखो क्या ठुकाई पिटाई शुरू हो रही है, हो रही है, हो रही है। अरे पिटाई हो रही है, नहीं हो रही? पिटाई शुरू हो गई, नहीं हो गई? लड़कियों के साथ बलात्कार बढ़े घटे? अन्याय घटा बढ़ा? प्रदेश के अंदर एक भी शुरुकाश का आदमी किसी भी जिले के अंदर किसी अच्छी पोस्टिंग में नहीं है इस समय। ये बात सही गलत है? अरे मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? अरे सही गलत है? एक भी नहीं है ढंग की जगह। जहां देखो एक ही जाति है। यहां भी देखो लक्ष्मी सिंह पुलिस कमिश्नर नोएडा, वो भी उसी बिरादरी की है। CO नोएडा, वो भी उसी बिरादरी का है। SP वो भी उसी का है। कलेक्टर वो भी उसी का, पूरा ताम तमूरा। तो भाई मेरे, अगर हमारे समाज की हालत कमजोर हो रही है तो क्या हमारी और आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? मैं आपसे पूछता, हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? बनती है। क्या एक आदमी एक चना भाड़ फोड़ लेगा? नहीं, चने चाहिए ना इकट्ठे, तभी तो बढ़ेगा। अगर 1 और 1 मिलते हैं तो 11 हो जाते हैं, फिर 111 बन जाते हैं, और 1 से 1 माइनस होता है तो 0 हो जाता है। तो 0 होने में जब 10 आदमी दफ्तर में बैठ के चाय पीते हैं तो पंडित जी शर्मा जी पूछते हैं, अरे यार सुरेश क्या बात है, आज क्या बात है भाई, आज क्या बात है? पूछता नहीं पूछता। अगर गांव में 10 आदमी एक साथ बैठ जाए आपके, तो गांव में जो प्रधान जी होंगे उन्हें दिक्कत हो जाती है, भाई आज क्या बात हुई, भाई क्या कोई विशेष बात है भाई? तो यानी आपके इकट्ठा होने में उनको दिक्कत होती है और आपको इकट्ठा होने में आपकी संगति होती है। तो अब आपको इकट्ठा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? 2 चीज आपके पास, 2 चीज आपके पास। क्या? एक तो बाबा साहब ने जो वेतन दिया, बाबा साहब ने जो वेतन दिया, उस वेतन में से कुछ अंशदान अपने बाबा साहब के मूवमेंट को जरूर देना। क्या
ये अगर नौकरी नहीं लगती तो क्या करते? अगर नौकरी नहीं लगती तो क्या करते? 15 मार्च की डेट याद है जिस दिन LIC का नोटिफिकेशन हुआ था? याद है? उस दिन GIC का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन काशीराम जी के जन्मदिन पर हमने एक जोर मारा सरकार से, और हम इस बात को क्लेम करते हैं तथ्यों के साथ कि हमने कहा कि सर कल इलेक्शन डिक्लेयर हुआ लोकसभा का, इसके बाद ये मामला पेंडिंग हो जाएगा। और LIC का इतना खूबसूरत वेज रिवीजन उस दिन हुआ जिस दिन लोकसभा का इलेक्शन अगले दिन डिक्लेयर होने वाला था। GIC वाले नहीं करा पाए, तो क्या पिछले 2 साल में GIC का वेज रिवीजन हुआ? अरे हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे बोलो हुआ क्या? नहीं हुआ। और आपका नोटिफिकेशन एक दिन डिले हो जाता, 15 मार्च की 16 मार्च में चला जाता, तो 16 मार्च को लोकसभा का इलेक्शन 2024 में डिक्लेयर हो गया था। ये बात सही है? अगर आपका भी नहीं होता तो आप भी उसी वेतन में काम करते नहीं करते? और जब आपका वेज रिवीजन हो गया तो आपकी तनख्वाहें कितनी बढ़ी भैया, बताना मेरे को। किसी की 10,000, किसी की 15,000, किसी की 20,000, किसी की 25,000। में गलत तो नहीं करा? आज तक LIC के इतिहास में इतना बढ़िया वेज रिवीजन हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे हुआ गया। अगर 25,000 रुपया आपने 1 महीने के बढ़े हुए अपने बाबा साहब के मिशन के लिए दे देंगे आप, तो आप गरीब हो जाएंगे क्या? अरे गरीब हो जाओगे क्या? बोलो भाई, गरीब हो जाओगे? देना चाहिए? अरे देना चाहिए? हाथ उठा के बताओ कितने सहमत देना चाहिए? सारे। अब नीचे आ जाओ, हाथ उठा के बताओ कितने देंगे? सारे देंगे। लिख ले। अरे यार देखिए, मैं मुझे आज तक ये नहीं पता, कोई आदमी मुझे ये नहीं बोल सकता किसी ने मेरे को 25 पैसे भी दिए। वर्ल्ड का कोई आदमी आज तक ये नहीं कह सकता मैंने KP चौधरी को 25 पैसे दिए। अगर यहाँ कोई बैठा हो तो खड़ा हो जाए। जिसने दिए संतन को दिए। किसको दिए? संतन का सिस्टम है, यहाँ पर सुरेशी लेंगे तो खाते में जाएगा, खाते में सुरेशी 25 लाख भेज दें। ये बात सही है, ताली बजाओ इस बात के लिए। सुरेशी को मैं कहता हूँ यार देख लो यार, थोड़ा देख लो। तो कह रहे भाई साहब कितना करना है? कह रहे 20 कर दें क्या? देख लो यार, अगर कुछ थोड़ा और बढ़ जाए तो देख लो। भाई साहब 24 भेज दे, 25 भेज दे। तो मैंने सही बताऊं, मैं पूरे कंट्री में 113 सेक्रेटरी हैं, इतना सशक्त, इतना मजबूत सेक्रेटरी जो हमारा सुरेश है, ऐसा आदमी देखिए। और बाबा ने इनके साथ आकर के जो इन्हें 1 और 11 किया है, तो इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजा। दोनों एक दूसरे के पूरक। तो एक तो हम आर्थिक सहयोग अपनी सुविधा के हिसाब से देंगे, नहीं देना चाहिए। चंदा मासिक चंदा 600 रुपया पर ईयर होता है। कितने लोगों ने जमा कर दिया अब तक? सबका आ गया। देखो भैया ऐसा है, रिटायर्ड लोग भी मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूं, मेरा भी चंदा आता है, मेरा भी चंदा जमा होता है। हमारे यहाँ संगठन में लिखा हुआ है, संविधान में, एनी LIC एम्प्लॉय और एक्स LIC एम्प्लॉय, if he or she deposited his monthly subscription, he will be the member of the association and he will enjoy all the privilege of the association। ये संविधान की लैंग्वेज है। तो मैं इसीलिए जनरल सेक्रेटरी हूं क्योंकि मैं मेंबर हूं, और मैं मेंबर तब हूं जब मैं 600 रुपया चंदा दे रहा हूं। ये बात से है। तो जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी संगठन के अभिन्न अंग हैं। देखो आज कितना सुंदर लग रहा था जब यहाँ इतने सारे लोग आए, जब उनका सम्मान हो रहा था। यार ये सम्मान पैसे से नहीं मिलता मेरे भाई, ये बात सही है गलत है? ये समाज का सम्मान पैसे से नहीं मिलता, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे जो आप मालाएं पहनाते हैं, मेरी बात सुन लो, मुझसे तो बड़ी जेलस है लोगों को। एवं PMO तक में डिस्कस हुआ है, क्योंकि ये मालाएं एयरपोर्ट की सब सिस्टम में जाती हैं। जो सिस्टम, जो हमारी एक्टिविटी होती है, जब हम एयरपोर्ट पे जय भीम बोलते हैं तो जय भीम से दिक्कत है इस देश में, है दिक्कत नहीं है? तो वो जय भीम की सारी वीडियो जो है सरकार के पास जाती हैं कि कौन आदमी है, हर एयरपोर्ट पे जय भीम हो रही है। अरे कोई तो आदमी होगा। तो हमारी स्कूटी हुई, फिर ये हुई मालाएं बहुत पहनता है, बड़ी मालाएं। तो ये माला, मेरी कमीज खराब हो गई, ये मैडम बैठी है हमारी, ये बोलेंगे देखो कमीज खराब हो गई है, एक माला का मतलब एक कमीज। और कई बार तो ऐसा होता है, इसमें क्या नाम है, इसमें कई बार इसमें गिंडारे होती है, वो गिंडारे अंदर घुस जाती है, वो काट लेती है। सुने वाली बात, मानते नहीं मानते बात? कई बार ऐसा होता है साउथ में मालाएं पानी में भरी रहती हैं, वो सारा अंदर तक गीला कर देती है। ये मैं हजार बता रहा हूं, ये माला इसलिए जरूरी है, ये आपका संगठनात्मक जो आपकी शक्ति को प्रदर्शित करती है। तभी चौधरी साहब के कहने से चेडम लगता है, तभी जो है चौधरी साहब के कहने से स्टेम लगता है। बात समझ में आ जाएगी।
एक क्या हुआ, आर्थिक सहयोग जरूर देना है, देना है। देना। दूसरा, जब भी कोई समाज की मीटिंग, समाज की सभा समाज की होनी चाहिए, कोई लीड कर रहा है छोड़ दो, कौन लीड कर रहा है उसके चक्कर मत पड़ो, वहां खड़े हो जाओ जाके। मतलब उस समय दिखा दो देश के सिस्टम को कि यार ये तो प्रदीप जी ने मीटिंग बुलाई है, भाई इनकी मीटिंग में भी आज 500 आदमी आ गए, चौधरी जी की मीटिंग में भी 1000 आदमी आ गए, सुखाराम जी मीटिंग, मीन्स कि आपको समाज की बैठक में हर हालत में जाना चाहिए। हाँ, ये देख लो कहीं ऐसा ना हो कोई चोर तुम्हारी ताकत बना करके और तुम्हें धोखा देकर, समाज को धोखा दे करके और अपना काम बना के भाग जाए, वो सावधानी जरूर रखिए। लेकिन जहां मूवमेंट की बात हो रही है, जहां समाज की बात हो रही है, जहां संगठन की बात हो रही है, इकाई के रूप में वहां जरूर खड़े हो। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? एक संगठन है और इसके पैरेलल एक संगठन और शिंदे ग्रुप का है। शिंदे ग्रुप का आगरा में क्या रूप है, गोरखपुर में क्या है, पूरे देश में क्या है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जिंदा है कि केपी चौधरी साहब का संगठन जो ताकतवर है, उस संगठन को बैलेंस बनाने के लिए उनको जिंदा रखा जाए। बात समझ में आई है? अब सवाल ये, केपी चौधरी साहब का जब क्लास 1 फेडरेशन खत्म हो गई, डेवलपमेंट अफसर फेडरेशन बिल्कुल खत्म कर दी गई, और जिस यूनियन की दादागिरी एआईए की चलती थी एलआईसी में, जिसकी बिना मर्जी के जनरल सेक्रेटरी की मर्जी के एसटीएफ को लिस्ट निकाल सकता था एआईए, यही है ना, वो भी बिल्कुल हाशिए पे चली गई। लेकिन आपका जो वालिद संगठन है, उसका प्रभाव उसी तरीके से कायम है जिस तरीके से होना चाहिए। अब उसको कैसे खत्म किया जाए, उस खत्म करने के सारी ट्रेड यूनियन एक साथ, शिंदे का ग्रुप भी एक साथ, हमारे बीच में भी नासमझ और गद्दार पैदा होते रहे, वो भी उधर एक साथ। बहुत सारे लोग हैं ना जो गद्दारी करते रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और इतने सारे सिस्टम को, सारा मैनेजमेंट, सारी ट्रेड यूनियन, शिंदे ग्रुप, साथ साथ हमारे बीच में इतने सारे लोगों का मैनेजमेंट करना, आप सामान्य बात मानते हैं क्या? ये सामान्य बात है। और उसके बाद में भी रिजल्ट आपके पक्ष में लाना। कई बार तो स्थिति ये होती है जी कि लास्ट ओवर की लास्ट बॉल, लास्ट ओवर की लास्ट बॉल, लास्ट ओवर की, क्रिकेट तो जानते हो यार, लास्ट ओवर की लास्ट बॉल। अब जो बैट्समैन है उसके सामने प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो चौका मारता है तो हार जाता है, अगर वो चौका मारता है तो भी हार रहा है, अगर वो छक्का मारता है वो जीतता है। बात समझ में आई? कुछ नहीं है। अब लास्ट बॉल है, बॉल लास्ट है, एक बॉल भी नहीं उसके पास। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो छक्का, अगर छक्का मारेगा तो जीतेगा, अरे टीम जीत जाएगी, चौका भी लगता है तो भी हार जाता है। तो ये संगठन ऐसी परिस्थिति में काम करता है। मेरी बात समझ में आई नहीं कि लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पर संगठन को छक्का मारना ही पड़ेगा, तभी जेडएम इंचार्ज लगेंगे, तभी एसटीएम इंचार्ज लगेंगे, तभी एमएम लगेंगे, तभी चीफ मैनेजर लगेंगे, तभी आपकी कन्वेंट पोस्टिंग होगी, तभी आपकी जो आपको विजिलेंस का केस है तब वो खत्म होगा। अब छक्का मारने की चुनौती अगर संगठन के पास में है तो भाई मेरे, आपके हिस्से में भी कुछ ना कुछ तो चुनौती आती होगी, नहीं आती क्या? कुछ तो आपके हिस्से में भी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? अरे आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आपके हिस्से में 2 चुनौतियां हैं। जब सुरेश जी बुलाए, बिना इस किंतु परंतु के आपको आना है, संगठन की ताकत मजबूत करनी है। और जब सुरेश जी आपको कहेंगे भाई अब आपको आर्थिक सहयोग करना है, तो बिना इस किंतु परंतु के आपको सुरेश जी को आर्थिक सहयोग करना है। हाथ उठा के बताओ, इसके लिए तैयार है आगरा मंडल? सारे तैयार है? पूरी तरह तैयार है। तो मैं क्वार्टरली मीटिंग बंद थी, अभी आपकी क्वार्टरली मीटिंग शुरू हुई है। सेंट्रल ऑफिस की जोन की ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गए हैं, ये विधिवत रूप से जारी रहेंगे। आपको, मैं क्वार्टरली मीटिंग में नहीं जाता, लेकिन मेरी टीम जाती है। मैं नहीं जाता, मेरी टीम जाती है, लेकिन मैं ही जाता हूं। जैसे आज शैलेंद्र जी दोनों सेक्रेटरी हैं, राकेश चंद्रा जी कार्यकारी क्षेत्र सचिव के काम कर रहे हैं, बट शैलेंद्र जी का होना संगठन के जरूरी है नहीं? बताइए, है नहीं है? सुखारी राम कितने दिन पहले रिटायर हो गए, क्या सुखारी राम संगठन की आवश्यकता है नहीं है? अरे बोलो भाई, है नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या आगरा में बाबा और सुरेश संगठन की आवश्यकता है नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ उठा के बताओ। है तो इनके साथ में आदमी दे दो, इनके साथ आदमी लगा दो, सुनो मेरी बात, जो इनके हिसाब से काम करते रहे, इनके हिसाब से इनको सपोर्ट करते रहे, बट इनका संगठन में रहना
बेहद जरूरी है। हाथ उठा के बता दो ये बात सही गलत है? क्या हुआ? आया, बैठा दो, मीटिंग करवा दो उनकी। बात समझ में आई नहीं आई? अरे सही है गलत है? मेरा इसी आप लोगों से आगरा मंडल पे मुझे बड़ा गर्व रहता है। मैं कुंदन सिंह जी पर और सुरेश पर बड़ा गर्व करता हूं, आप सब पे बड़ा गर्व करता हूं। जब भी केंद्रीय कमेटी को आवश्यकता पड़ी है, आप लोगों ने संख्या बल में समाज को और अपने संगठन को ताकत दी है। अगर LIC का कार्यक्रम विज्ञान भवन का हो रहा है तो उसमें भी आपकी बस भर के आती है, पूरा ताकत आपकी दिखाई देती है। और जब आपसे आर्थिक सहयोग मांगा जाता है तो आप पूरी ताकत से, जितना मैं उम्मीद करता हूं उससे ज्यादा आपका आर्थिक सहयोग सेंट्रल कमेटी को प्राप्त होता है। इसको जारी रखिए। संगठन आपका है। जनरल सेक्रेटरी मैं नाम का हूं, आपका भाई। आज एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूं। कल हो सकता है बाबा साहब के आशीर्वाद से भारत सरकार में पहुंच जाऊं, पता नहीं लगता समय का। सही है गलत है? मैं जो कुछ भी हूं आपके द्वारा हूं, आपके लिए हूं। और आप मतलब आपका अपना भाई। मेरे से 24 घंटे में 6 घंटे छोड़ दीजिएगा, 12 बजे से 6 बजे तक, रात के 12 बजे तक कभी बात करिए, आपका बात सुनी जाएगी। सुबह 6 बजे के बाद कभी बात करिए, आपकी बात सुनी जाएगी। पहले तो जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं, जोनल सेक्रेटरी जोनल प्रेसिडेंट हैं। और अगर आपको यहाँ निराशा लगती है तो आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपकी बात को सुना जाएगा, उसका समाधान कराएगा। ये संगठन की जिम्मेदारी में आता है, आपको कोई एहसान नहीं। तो आप अपने आप को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मानिए और जो भी जिम्मेदारी मुझे बाबा साहब ने दी है, जैसे ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्रीवर्ड का इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन बनाया गया हूं टोरंटो कनाडा का। बाबा साहब का जो सप्ताह सेंटर उसका चीफ स्पोक्स पर्सन बनाया गया हूं। इस फेडरेशन का 30 साल से करीब चीफ जनरल सेक्रेटरी हूं। आपके संगठन का भी मैं चीफ जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं पिछले 2007 से लगातार। ये बात सही गलत है? और अब पहले राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था, अब लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये भी बाबा साहब का आशीर्वाद है। ये बात सही गलत? तो ये जो जिम्मेदारियां मुझे मिली हैं, मैं निश्चित रूप से इसमें बाबा साहब के लिए नतमस्तक हूँ और अपने समाज का हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अगर सहयोग ना दिया होता, आप लोगों ने अगर जब भी मैंने आपको याद किया आप अपना सहयोग प्रदान नहीं करते तो शायद इस मुकाम को हासिल करना संभव नहीं था। तो इसलिए कल अगर मैं भारत सरकार में जाता हूँ, कोई जिम्मेदारी लेता हूँ, ये जिम्मेदारी मुझे बाबा साहब देते हैं, तो मेरा कमिटमेंट कल भी अपना समाज था, आज भी मेरा समाज है और कल भी मेरी प्राथमिकता मेरा समाज ही रहेगा। कारण ये है कि मेरे को देखिए, आपने कुछ चीजें रीड करते होंगे, दारू पीना, मांस खाना, औरतबाजी करना, बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी करते नहीं करते। तो मेरे साथ में क्या है कि पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं पीली दाल से 2 रोटी खाता है। कई लोग पूछते हैं मैडम से आपके क्या राज है जिनका इतना फिट होने का? फिट होने का राज है, बता दो। कथनी और करनी में फर्क बिल्कुल मत करना। कथनी और करनी में फर्क मत करना। जो है वही कहना। और अगर आप ऐसा करेंगे कि कथनी और करनी में फर्क नहीं करेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। मैं तो चौधरी चरण सिंह के कोटेशन आपको बता रहा हूं। चौधरी चरण सिंह एक बार जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कहा, एक जाट आया, कहां से? बागपत। उसका लड़का सब इंस्पेक्टर पुलिस में पास हुआ, इंटरव्यू था, वहां जाकर के मिल रहा था चीफ मिनिस्टर सबसे। तो चरण सिंह जी ने बोला, हाँ बोल भाई, कि थारे बागपत से आया। कह रहे किया काम है भाई? कह रहे थारा छोरा थाने जाने के इम्तिहान पास हो गया। क्या तारे जाटों पैसे ज्यादा हो रहे हैं? अगर तू 15 पैसे का पोस्ट कार्ड भेज देता तो थानेदार तो मैं इसे तब भी बना देता, क्योंकि तेरा बच्चा नहीं मेरा बच्चा है। तो मेरे पिताजी ने कहा, बेटे अगर कभी मौका मिले तो अपने समाज के लोगों को इस भाव से काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि 15 पैसे का खर्चा भी क्यों करा जाए। अगर शिव सिंह इधर से फोन करता है, शिव सिंह को होल्ड पे लो, सामने वाले जेडम को लाइन पे लो, सामने वाले एसटीएम को लाइन। अगर सुरेश जी बात सही गलत है? जब आप लाइन पे होते हैं तो आपके एसटीएम लाइन पे आता है और आपके मतलब की बात आपके साथ साथ हो जाती है, तो आपका तो 15 पैसे का खर्चा बच जाता है। बात सही गलत है? अरे मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तो मैंने ऐसा है कि मैं यही बताता हूं कि मेरे से अगर सीखना है तो सीखो कि जो कथनी है वही करो, जो करना है वो कथनी में होना चाहिए, दोनों फर्क नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर नहीं होगा, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा,
और मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया जिंदगी रहेगी, आनंद रहेगा, जीवन में सेटिस्फेक्शन रहेगा। ये आध्यात्मिक बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जब भी ये उल्टे काम करोगे आप मेरी बात समझे, क्या कर उल्टे काम यार आज तो भाई हो जाए, क्या हो जाए, अरे भाई साहब हो जाए, हो जाए, अब हो जाए में बड़ा लफड़ा है। हो जाने का मतलब जानते हो आप क्या? अब वो जिसको टोपी पहना रहे हो तुम 3000 रुपए की, वो टोपी नहीं पहना रहे अब उसको 3000 की, उसके जुम्मे बोतल भी और वो भी सारा काम तो पूरा आता है ना पूरा, तो 2500-3000 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आप 3000 रुपए उसे खर्च नहीं करा रहे, आप अपना शरीर खराब कर रहे हो। लिखा होता है बोतल पे पीना हानिकारक है, लिखा होता है। और जिस दिन दाल खाते हो उस दिन सुबह को आराम से, और जिस दिन चिकन खाते हो उस दिन दवाई भी खानी पड़ जाती है। ये बात सही गलत है? तो भाई ऐसे उल्टे काम 3000 रुपए उसे खर्च करवा दिए, और उसकी मजबूरी है कि आपको उसको आकर ट्रांसफर कराना है, तो 3000 रुपए खर्च करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, मजबूरी है उसकी। तो 3000 रुपए उसके खर्च करवा दिए, बीमारी आपने मोल ले ली, तो ये घाटे का सौदा हुआ नहीं हुआ? मैं घाटे का सौदा नहीं करता, मैं घाटे का सौदा नहीं करता, बिल्कुल साफ सुथरी अपना भैया जैसा। इसीलिए बहुत मजबूती के साथ जिसको भगाना भगा भी देता, भाग जा। मैं कई बार बोलता हूं, एमपी मुझसे मिलने आते, मैं नहीं जाता किसी एमपी से। मिनिस्टर मेरे पास मिलने आते, मैं नहीं जाता। इसका क्या मतलब हुआ भाई? क्या मतलब हुआ इसका? इस चैम्बर में कनाट प्लेस में 30 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे बिठाया था। कितने लोगों ने चैम्बर देखा हो? हाथ उठा के बताइए। मेरे साथ में 50 आदमी बैठ के एक साथ बात कर सकते नहीं कर सकते? इतना बड़ा चैम्बर बाबा साहब ने मेरे को कनाट प्लेस में दे दिया। अरे मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है बताइए मुझे? इतने बड़े चैम्बर तो कैबिनेट मंत्रियों के पास नहीं है। ये बात सही गलत है? अरे मैं गलत कह, सही कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा। तो मेरे भाई मैं ये मानता हूं कि मुझे बाबा साहब का आशीर्वाद मिला है, और मैं ये चाहता हूं कि उस आशीर्वाद से समाज के बड़े काम और हों, और इसमें आप सबके सहयोग आपने हमेशा दिया है, और आगे भविष्य में भी आप अपने सहयोग को बनाए रखिए।